हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एसबीआई पीओ क्लर्क एंड मेंस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 फॉर द जनरल अवेयरनेस। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, एक बार प्लेलिस्ट को गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। उसमें बाकी जो वीडियोज हैं वो भी अच्छे से देख लीजिएगा फॉर द रिविजन, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन। पहले आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 150th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द इवेंट वाज हेल्ड एट द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी 150th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन आपका हुआ था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। इस इवेंट को पीएम मोदी जी ने जो है अटेंड किया था। इनके साथ साथ जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी इस इवेंट को जो है यहाँ पे अटेंड किया था। अब इस इवेंट से रिलेटेड कुछ आपके पॉइंट है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इस इवेंट के दौरान पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था इनिशिएटिव जिसका नाम है मिशन मौसम, जिसका मेन एम क्या है, इंडिया को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, डेवलप करना है एज इनटू अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पीएम मोदी जी ने अनवील किया था 150 रुपीज का कॉमरेटिव कॉइन एंड पोस्टल स्टैम्प with a denomination of 5 rupees to celebrate 150 years of India Meteorological Department. नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि पीएम मोदी जी ने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है रिलीज किया था विच इज IMD विजन 2047। IMD stands for your India Meteorological Department Vision 2047। इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रिलीज किया गया था जो एक रोड मैप है इंश्योर करने के लिए इंडिया के वेदर रेसिलेंस एंड क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन को। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है IMD ने इस इवेंट के दौरान ही एक और सेमिनार जो है वो आपका ऑर्गेनाइज किया था विच इज अनडिवाइडेड इंडिया अखंड भारत सेमिनार। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट से सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ये सब ऑप्शन जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं दे ऑल आर करेक्ट। ओके। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है दैट इज कि पीएम मोदी जी और जितेंद्र सिंह जी के साथ साथ यहाँ पे जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के आपके सेक्रेटरी जनरल है सेलेस्टी सोलो, इन्होंने भी इस इवेंट को अटेंड किया था। ठीक है। अब यहाँ पे WMO के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कहाँ लोकेटेड है, ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 2025 टू जनवरी 2026 बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन दिया गया है जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक का। ठीक है, और किसने दिया है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने दिया है। ठीक है, जो इंडिया का इंस्टीट्यूशन है। आंसर हेयर इज इट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सेल इंडिया जो है इसे इस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क, एंड ये अवार्ड इन्हें सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर दिया गया है। इससे पहले इनको कौन से ड्यूरेशन के लिए अवार्ड दिया गया था, आपका दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, ये आपको नोट करना है, दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक को मतलब प्रीवियस ईयर भी इनको जो है ये रिकॉग्निशन, ये अवार्ड जो है दिया गया था। फाइन। नाउ सेल की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसके चेयरमैन है अमरेंद्र प्रकाश, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1973। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट द ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज ग्रीन GDP मॉडल। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है स्टेट है जो पहली इंडिया की स्टेट बनी है जिसने अडॉप्ट किया है ग्रीन GDP मॉडल को। ग्रीन GDP मॉडल क्या है या ग्रीन GDP क्या है, बेसिकली जो GDP हमारी होती है, आप सभी को पता होगा, हम कितनी बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये GDP जो है आपकी प्रेडिक्ट की गई है ना। तो ऐसे ही आपका ग्रीन GDP क्या होता है, जो GDP हम यहाँ पे बात करते हैं उस GDP में से आप एडजस्ट कर रहे हो एनवायरमेंटल डैमेज को भी, मतलब उस GDP में से आप एनवायरमेंटल डैमेज को भी माइनस कर रहे हो, तब जाके हमारा ग्रीन GDP बनता है। ठीक है, और ऐसा इस मॉडल को अपनाने वाला छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना है इंडिया का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्रीन GDP कैलकुलेशन अगर हम बात करें, इट इज व्हेन कैलकुलेटिंग ग्रीन GDP एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर टेकन इनटू अकाउंट। जैसे GDP में से आपका एनवायरमेंटल कॉस्ट माइनस किया और सोशल कॉस्ट भी माइनस किया। फाइन।
अब जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन है आपकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज की, वो देख लेते हैं। इसका मेन एम क्या है कि एक्यूरेटली हम एक्सेस करें इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इट्स फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ ने प्लान किया है कि क्वालिफाई करेंगे एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज को, जैसे कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब किया है ट्रीज ने, एंड इसका कन्वर्जन कितना हुआ है ऑक्सीजन में, असाइनिंग टू अ मार्केट वैल्यू ऑफ दिस सर्विसेज। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन, कि ये कैलकुलेट करेंगे द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्या कि वाटर रिसोर्सेज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट थ्रू द रिजर्व थ्रू द रिवर्स एंड स्प्रिंग। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है, ठीक है, इवेल्युएटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट फौना फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सपोर्टिंग एग्रीकल्चर। तो बेसिकली मोटा मोटा ये हिसाब है कि जो हमारी जीडीपी है उसमें से अगर आप एनवायरमेंटल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट को हटा दो तो ये हमारा ग्रीन जीडीपी बन जाता है। ठीक है, मतलब एनवायरमेंट में जो हमारा चीज़ें लग रही है या क्या डैमेज जो हमारा हो रहा है उसको भी तो हम माइनस करें ना, वो तो हम देखते नहीं, वो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको भी साथ में लेके चलना है। दिस इज कॉल्ड योर ग्रीन जीडीपी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च हैंडलूम वीवर्स इलेक्ट्रॉनिक्स ई पहचान पोर्टल एंड ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर अ हैंडलूम अवार्ड्स ड्यूरिंग द हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन। ठीक है, जो ये कॉन्क्लेव है इट इज अलाइन विद द पीएम मोदीज विजन 5F विजन जो आपका है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। ठीक है, इसके साथ ये अलाइनमेंट है इसका। एंड ये जो कॉन्क्लेव आपका है कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका हुआ था। एंड दिस इवेंट, दिस पोर्टल जो पहचान पोर्टल आपका है, ये किसने लॉन्च किया था, इट वॉज लॉन्च बाय योर गिरिराज सिंह। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने क्या बोला है, ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अवार्ड किसके लिए, कॉर्पोरेट के लिए, प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए एंड स्टार्टअप्स के लिए जो क्रिएट कर रहे हैं सस्टेनेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज वीवर्स के लिए, ensuring they work for at least 300 days a year। ठीक है, ये अवार्ड जो है बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है वीवर्स को, एंड उनको फेयर वेजेस मिले, जो आपके हैंडलूम वर्कर्स हैं उनको फेयर वेजेस मिले, ये इसका मेन एम है। ठीक है, क्या एम है कि सोशल सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड की जाए और सही दाम इनको दिया जाए इनके काम के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एम्फोसाइज किया था विच इज द नीड टू प्रमोट दी सस्टेनेबल इको फ्रेंडली हैंडलूम प्रोडक्ट स्पेशली विद द ऑनलाइन मार्केट प्रोजेक्टेड टू रीच, जो आपका पहुंचेगा 2030 तक $325 billion US। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द फोर्ब्स इंडियाज 5th एडिशन ऑफ अ टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड इन 2025 लिस्ट। तो अभी एक लिस्ट जारी की गई है आपके टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन की, वर्ल्ड की जो आपकी 10 रिचेस्ट वुमेन है इनकी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें टॉप किसने किया है, एलिस लुइस वॉल्टन जो है, या एलिस वॉल्टन के नाम से भी इनको आप जानते हो, जो वॉलमार्ट के आपके हेड हैं। इनकी जो है नेटवर्थ कितनी है, जिन्होंने टॉप किया है 112.5 बिलियन US की इनकी नेटवर्थ है। एंड सेकेंड नंबर पे आपके हैं फ्रांस्कोस बेंटनकोट मेयर्स एंड फैमिली, इनकी वर्थ है नेटवर्थ है 74.4 बिलियन US की। एंड ये आपकी कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं, लॉरियल से। देन जूलिया कोच एंड फैमिली फ्रॉम कोच इंडस्ट्रीज विद अ 74.2 बिलियन US नेटवर्थ। और इस लिस्ट में इंडिया की एक आपकी जानी मानी शख्सियत शामिल हुई है जिनका नाम है सावित्री जिंदल एंड फैमिली फ्रॉम JSW ग्रुप, और इनकी नेटवर्थ कितनी है 32.3 बिलियन US की। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं फोर्ब्स इंडिया की। एडिटर इसके हैं सोविन सिन्हा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और स्टैब्लिश किया गया था इसे 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड 35 मिलियन US लोन टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी इन दी मेघालय। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा अप्रूव किया गया है 35 मिलियन US का लोन, कौन से स्टेट के लिए, मेघालय के लिए। ठीक है, मेघालय इन अमाउंट से क्या करेगा, ये जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज योर वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये लोन अप्रूव किया ये लोन दिया जाएगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा, जो आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। एंड इसमें यहाँ पे क्या बोला है
कि ये जो लोन है इसकी फाइनल मैच्योरिटी जो है वो आपकी 15 साल की है और 5 साल का इसमें ग्रेस पीरियड भी आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जो अप्रूवल दिया गया है इस लोन का, ये दिया गया है मेघालय के प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है मेघालय मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट फॉर अडोलेसेंट वेलबींग एम्पावरमेंट एंड रेसिलेंस, जिसका पूरा नाम क्या हो गया, एम्पावर। ओके, इस प्रोजेक्ट के लिए ये अप्रूवल दिया गया है और टोटल इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो आपकी 45 मिलियन यूएस डॉलर की है, जिसमें से 35 वर्ल्ड बैंक दे रहा है और रेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है? स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है अजय बांगा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी में, स्टैब्लिश किया गया था इसे 1944 में। साथ में ही नोट करना है ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के साथ साथ इसका एम है कि जो ड्रॉप आउट रेट है आपके मेघालय का उसे कम किया जाए, उसे रिड्यूस किया जाए। क्यों? क्योंकि मेघालय आपका ऐसा स्टेट है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट है जहाँ पे ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे बात करें अपर प्राइमरी लेवल की तो 11% यहाँ पे ड्रॉप आउट हमें देखने को मिलता है और सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे हमें जो है 22% का ड्रॉप आउट देखने को मिलता है स्टूडेंट का। ओके, और इसका ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम है कि हम बेटर एम्पावर करें 5 लाख अडोलेसेंट को टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क बाय लोअरिंग द ड्रॉप आउट्स। ठीक है, तो एक एम ये भी है कि हम ड्रॉप आउट्स को कम करें, इम्प्रूव करें लर्निंग आउटकम्स को और असिस्टेंट प्रोवाइड करें for accessing jobs and starting business। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हैज कंप्लीटेड 1 year on the 13th February 2025। The scheme aims to provide free electricity of dash units per month to 1 crore households in India by the March 2027। तो रिसेंटली जो आपकी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है जिसको 13 फरवरी 2024 में जो है लॉन्च किया गया था, पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, इसे 1 साल कंप्लीट हुए हैं और इसका एम क्या था कि मार्च 2024 तक हमें 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की फ्री देनी है पर मंथ। ठीक है, पर मंथ 1300 यूनिट जो है हमें फ्री देनी है 1 करोड़ लोगों को। फाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ इसका बजट कितना था जब इसे लॉन्च किया गया था, 75,021 करोड़ का इसका बजट था और इसे आपका इम्प्लीमेंट करना है मार्च 2027 तक, फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 तक इसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी। और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फाइन, नाउ यहाँ पे जो अभी हमने टारगेट पढ़ा उसके बारे में आप देख सकते हो, ये PIB से इमेजेस मैंने ली हैं। तो इस स्कीम के तहत जो टारगेट है वो क्या है, 27 मार्च तक हमें 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, ये एम था हमारा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप 5 स्टेट्स जिन्हें इस स्कीम के तहत जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है, तो वो कौन से स्टेट आ जाते हैं, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका गुजरात, फॉलोड बाय और महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, केरला एंड राजस्थान। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस स्कीम के तहत मिला है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड। तो इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो आपका इनॉग्रेट किया गया है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया है और जो तमिलनाडु के CM है MK स्टैलिन, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। जो आपका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन था तिरुवल्लुर स्टैच्यू इंस्टॉलेशन का, उसके दौरान इसे जो है इनॉग्रेट किया गया था एंड ये इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज है। ओके, ये ब्रिज जो है ये कनेक्ट करेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुर स्टैच्यू के साथ, जिसको रिसेंटली जो है MK स्टैलिन जी ने डिक्लेयर किया है स्टैच्यू ऑफ विजडम। तो अभी से स्टैच्यू ऑफ विजडम के नाम से जाना जाएगा। नाउ बात करें ब्रिज की, तो ब्रिज की लेंथ कितनी है, 77 मीटर की लेंथ है, विड्थ है 10 मीटर की और इसे बिल्ड किया गया है 37 करोड़ की लागत से। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द RBI हैज अप्रूव्ड डैश टू प्रोवाइड प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस टू द UPI। तो RBI ने रिसेंटली इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही है जिसके लिए प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस जो हैं वो आपकी अप्रूव की हैं थ्रू द UPI। ठीक है, तो पहले तो क्या प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन क्या होता है UPI के थ्रू, तो ये देखते हैं। ये प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन जो है ये आपका एक
प्री अप्रूव्ड लोन है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। आप यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको एक सेपरेट लोन के लिए जो है अप्लाई नहीं करना होता। आपके बस जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है वो आपको यहाँ पे करनी होती है, और आपका लोन जो है वो आपका जो भी लोन का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, आप उसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि इंस्टेंटली ये लोन मिल जाता है, कोलेटरल फ्री होता है। ठीक है, इट इज़ अ कोलेटरल फ्री डिजिटल क्रेडिट जो आपको मिलता है, आप उसे आसानी से मतलब यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई ने ये चीज़ अप्रूव की है, किसके लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस की, ये आपकी 2023 में आपके लॉन्च की थी आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई ने यहाँ पे इनिशियली अप्रूवल दिया था सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। अभी 2025 में ये अप्रूवल दिया गया है किसे, स्मॉल फाइनेंस बैंक को। मतलब पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को इस चीज़ से दूर रखा गया था, बट अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी ये अलाउ कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक्सक्लूड कौन से बैंक्स का रखा गया है, तो पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स को यहाँ पे इन सब चीज़ों से अभी दूरी इनकी बनाई गई है। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो कि अभी एज ऑफ फेब्रुअरी आपके कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐसे बैंक से, ऐसी ऐप्स जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, कैनरा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी और तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। वहीं पे ऐप्स की बात करें तो भीम, फ्री चार्ज, गूगल पे, नावी, पेटीएम, एचडीएफसी का आपका पेज ऐप, ठीक है, टाटा न्यू एंड फोन पे, ये सारे आपके जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं इस सर्विस को। ठीक है, क्रेडिट लाइन की सर्विस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकंस्टिट्यूटेड द हाई पावर एटॉमिक एनर्जी कमीशन विच विल बी चेयर्ड बाय डैश। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिकंस्टिट्यूट किया है, दोबारा से बनाया है आपका हाई पावर एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिसके आपके हेड होंगे, जिसके आपके चेयर होंगे अजीत कुमार मोहंती, जो पहले भी इसके चेयर थे। अभी दोबारा से जो रिकंस्टिट्यूटेड कमीशन होगा उसके भी चेयर आपके अजीत कुमार मोहंती बनाए गए हैं। ठीक है, रिकंस्टिट्यूट क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंबर्स ऐड किए हैं, जैसे आपके कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, इनको ऐड किया गया है इस कमीशन में। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल जो है उनको भी इस कमीशन में शामिल किया गया है। ओके, एज अ एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ दिस कमीशन। नाउ एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1948 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द मेंबर ऑफ अ यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, दैट इज UNCEBD। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो मेंबर बनी है आपका इस कमेटी का, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया इसका मेंबर बनी है रिसेंटली। और अब जो भी प्रैक्टिसेस आपकी ग्लोबली होती हैं रिगार्डिंग बिग डेटा, ये अब इंडिया में भी होंगी। इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा कि इंडिया जो है बिग डेटा को एनालाइज अच्छे से कर पाएगा और मैनेज अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है। और जो ये कमेटी है ये क्रिएट क्यों की गई थी, ताकि इन्वेस्टिगेट किया जाए फर्दर बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ अ बिग डेटा, इस वजह से इसको क्रिएट किया गया था। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। इस कमेटी का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में। स्टैब्लिश इसे किया गया था 2014 में एंड करंट इसके 31 मेंबर स्टेट्स हैं और 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी मेंबर है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन Jan 2025 the Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurated the National Institute of Electronics and Information Technology, that is NIELIT, deemed to be university at the 12th location at an event जो आपका गुवाहाटी असम में हुआ था। Now question here is कि इस इवेंट के दौरान NIELIT यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन किया है किस चीज़ से रिलेटेड, एनहांस करने के लिए सेमीकंडक्टर स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम को इंडिया में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इट इज़ योर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये MOU साइन हुआ है। क्लियर है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। और सिग्नेटरीज की बात करें तो आपके इस इस यूनिवर्सिटी से यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं मदन मोहन त्रिपाठी जी, उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया है। और
आपके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से रणधीर ठाकुर जो MD एंड CEO है इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है। नाउ इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in January the World Economic Forum projected a net increase of dash jobs globally by 2030 and it's in its 5th edition of Future of Jobs Report 2025। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका 5th एडिशन रिलीज किया गया है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 का। इसमें क्या बोला है, 2030 तक नेट इंक्रीज जो हमें देखने को मिलेगा जॉब्स में वो होगा आपका 78 मिलियन का। ठीक है, मतलब 78 मिलियन जॉब्स जो हैं ये आपकी 2030 तक आपकी इंक्रीज होंगी। ठीक है, और क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जैसे बाय 2030 अराउंड 40% जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं वो आपके आउटडेटेड हो जाएंगे। मतलब आने वाले टाइम में हमारे जो अभी हम स्किल जो हमें आते हैं वो आपके आउटडेटेड हो जाएंगे। हमें दोबारा से जो है इन स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी होगी। मतलब आप ऐसा सोचो कि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, AI की चीज़ें बढ़ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे रोबोटिक्स का आपका जो है स्किल्स लोग सीख रहे हैं, है ना। तो नई चीज़ें आ रही हैं, तो जो पुराने स्किल्स हैं ऑब्वियसली बात है वो आउटडेटेड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ने जो अपने लाइफ में काम किया है, जो उन्हें स्किल्स उन्होंने सीखे हैं, उनके टाइम पे जैसे फ़ोन नहीं होता था, राइट। तो अभी आप उन्हें नया फ़ोन दोगे तो उन्हें चलाने में दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें स्किल्स नहीं आते। बट आपकी जो जनरेशन है, आप लोग आप ही सभी आप छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन चलाते हैं, आप सभी को पता है ना। तो आने वाली जनरेशन क्या कर रही है, उस स्किल्स को जल्दी सीख रही है और सीख के आगे बढ़ रही है। वहीं पे हमारी जो पुरानी जनरेशन है उसके जो स्किल्स हैं वो आपके आउटडेटेड होते जा रहे हैं। तो यही यहाँ पे बोला है कि 2030 तक 40% जो हमारे एग्जिस्टिंग स्किल हैं वो बेकार हो जाएंगे। हमें नई शुरुआत करनी होगी, नई चीज़ हमें सीखनी होगी, अपग्रेड करना होगा अपने को, है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है 2030 तक 60% जो एम्प्लॉयर्स हैं, इट इज एक्सपेक्टेड डिजिटल एक्सेस टू ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस। मतलब उनको AI यूज करना होगा, उन्हें रोबोटिक्स का जो है नई टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज करनी होगी अगर उन्हें जो है आने वाले टाइम में एग्जिस्ट करना है। तो मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं, अगेन यहाँ पे बात आ गई कि नई चीजें उन्हें सीखनी पड़ेंगी, नई एडवांस टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोला है, AI और जो रोबोटिक्स है ये आपकी टॉप टेक्नोलॉजीज रहेंगी अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको ट्रांसफॉर्मेटिव होना है तो। ठीक है, मतलब कि जैसी जैसी चीज़ें हम जैसे जैसे हमारा जो दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा वर्ल्ड जो है आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो नई नई चीज़ें आ रही हैं, हमें उन पे जो है हमें वर्क करना होगा, हमें नई नई स्किल्स सीखने होंगे, तभी हम एग्जिस्ट कर पाएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है हार्ड वर्क से ज़्यादा अब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसका मेन मोटा मोटा ये हिसाब है। ओके, और क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी, यहाँ पे बोला गया है फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स मेंशन की गई हैं, कौन कौन सी होंगी, जैसे आपके फार्म वर्कर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सेल्स पर्सन, फूड प्रोसेसिंग वर्क, ये सारे आपके ग्रो करेंगे। अगर हम टेक जॉब्स की बात करें जो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, तो बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर्स, AI एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, ये वाले जो हैं इनका ज़्यादा आपका मतलब इन जॉब्स का ज़्यादा स्कोप है ग्रो करने का। ठीक है, ग्रीन ट्रांजिशन जॉब्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलिस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियर, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स, इनका यहाँ पे काम होने वाला है क्योंकि अब हम जो है धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है इनसे रिलेटेड जॉब ही आपकी ज़्यादा काम में आएंगी। ओके, नेक्स्ट है केयर इकोनॉमी जॉब, जैसे नर्सिंग प्रोफेशनल और सोशल वर्क रोल्स, ये भी आपके आगे ग्रोइंग जॉब्स यहाँ पे देखने को हमें मिल रही हैं। अब ऐसी जॉब्स जो आपके कम होने वाली हैं, जैसे कैशियर हो गया, टिकट क्लर्क्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज, ये सारी आपकी जॉब्स जो हैं ये कम होने वाली हैं क्योंकि अब जो है हर जगह हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हर चीज़ सॉफ्टवेयर से होगी। धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, बिजली का बिल आप पहले बिजली के ऑफिस में जाते थे फिर पे करते थे, अब आप घर बैठे बैठे उसे पे कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर ने एक तरह से काम हमारा इजी तो कर दिया है बट ये जॉब भी खा रहा है ना।
लोगों की जॉब जा रही है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, कोशिश करते हैं कि एडवांस हो, मशीनरी वहाँ पे यूज़ हो जहाँ पे मैनुअल वर्क हो रहा है, तो धीरे धीरे जॉब आपकी कम ही होगी। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब आपकी कम होगी, बट ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब्स ग्रो भी कर रही हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। ओके, नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? बॉर्ज ब्रेंडे। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका कॉलोनी स्विट्जरलैंड में, और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज मेंटेन्ड द इंटरेस्ट रेट ऑन फ्लोटिंग रेट सर्विंग बॉन्ड दैट इज FRSPs at -% फ्रॉम 1 जनवरी 2025 टिल द 30 जून 2025। तो रिसेंटली आरबीआई ने नोटिफाई किया है कि ये मेंटेन कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स में कितना? 8.05% का। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेक इन इंडिया ट्रेन सेट टू बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिलीवर किया है रिसेंटली पहली ड्राइवरलेस मेक इन इंडिया ट्रेन सेट, और किसको डिलीवर की है? बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को डिलीवर की है। तो इट इज योर टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। और ये ट्रेन सेट जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था उत्तरपारा वेस्ट बंगाल में। ओके, नाउ जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंस्ट्रक्ट किया है इस ट्रेन सेट को, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? ये 2 एडिशनल ट्रेन सेट प्रोवाइड करेंगे आपके बेंगलुरु मेट्रो रेल को बाय द अप्रैल 2025, एंड ये फर्दर प्रोडक्शन आपका जो है ये थोड़ा तेजी दिखाएंगे प्रोडक्शन में, ऑफर 2 यूनिट्स पर मंथ ये करेंगे बाय द सितंबर 2025, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन डैश। तो जो जितेंद्र सिंह जी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनके द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया था इंडिया का पहला काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये मुंबई महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपको नोट करना है जो ये आपका इनॉग्रेशन हुआ है ये पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स था, जिसका मेन एम क्या है इनॉग्रेट करने का? कि ये बूस्ट करेगा स्टार्टअप MSMEs एंड इंडस्ट्रीज को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे CSIR जो है इसने 6 MOUs MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे साइन किए हैं 6 इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे आपके IIT बॉम्बे हो गए, NRDC योर नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड आई क्रिएट के साथ, प्रमोट करने के लिए इनोवेशन, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन एंड जॉब क्रिएशन को। ओके, साथ में ही यहाँ पे 50 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो किए गए थे MSME, स्टार्टअप एंड इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द SEBI हैज ईज्ड the settlement norms for a brokerage account that remains inactive for over 30 calendar year. Earlier, brokers were obligated to identify inactive clients and return their funds within a dash working days. तो recently SEBI ने क्या किया है? इन्होंने जो है चेंजेस किए हैं सेटलमेंट नॉर्म्स में। पहले क्या होता था? पहले अगर कोई पर्सन, आप ऐसा समझो कि एक पर्सन है, पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए का एक ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट को ही आपका ब्रोकेज अकाउंट बोला गया है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट इसका है जिससे ये अपने शेयर जो है सेल या बाय करता है। ठीक है, अब इसने इसमें जो है कुछ अमाउंट, इसने पहले इसका प्लान था कि मैं कुछ XYZ कंपनी के मैं शेयर्स लूँगा, तो इसने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ जो है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में इसने रखा। ठीक है, बट बाद में इसका कुछ प्लान चेंज हो गया होगा, ये रखे रखे इसको भूल गया, इसने ना उसे इन्वेस्ट किया और ना इसने रिटर्न उसको मतलब अपने बेसिक अकाउंट में वापस लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है। अब ये अगर पहले का सिनारियो अगर मैं लूँ, फर्स्ट सिनारियो, प्रीवियसली अगर 3 दिन तक ये पैसा ऐसे ही रहता है, ठीक है, तो इस अकाउंट को क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट जो है या ब्रोकेज अकाउंट जो है ये आपका क्या है, इनएक्टिव हो गया है। मींस इसमें कोई हलचल नहीं दिखी इनको, तो ये बोल दिया कि भाई ये इनएक्टिव है, और 3 दिन के बाद चौथे दिन ये अमाउंट जो है वो रिटर्न कर दिया जाता था आपके जो बेसिक अकाउंट होता था उसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि सेकेंड सिनारियो क्या है कि अभी जो चेंजेस किए गए हैं नॉर्म्स में कि ये जो इनएक्टिव वाला सीन है, पहले 3 दिन के बाद रिटर्न होता था पैसा, अब क्या होगा, ये इनएक्टिव जो आपका ड्यूरेशन है वो 3 दिन की जगह अब 30 दिन कर दिया गया है।
मतलब कि अकाउंट इनएक्टिव कब होगा, जब वो आपका 30 दिन का जो ड्यूरेशन है वो पूरा हो जाएगा या उससे ऊपर। अब यहाँ पे एक और चीज़ में नोट करने वाली है कि पहले होता था आपका 3 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज में जो है आपका संडे नहीं होता, संडे इंक्लूडेड नहीं होता, बट यहाँ पे जो नया चीज़ आपको देख रहे हो इट इज़ 30 कैलेंडर डेज। कैलेंडर डेज में आपका संडे इंक्लूडेड होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये भी संडे भी काउंट होता है, वर्किंग डेज में संडे काउंट नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले अर्लियर ब्रोकर्स वर ऑब्लिगेटेड टू आइडेंटिफाई इनएक्टिव क्लाइंट, वो उन्हें चेक करना होता था, आइडेंटिफाई करना होता था इनएक्टिव क्लाइंट कौन सा है, और 3 दिन के बाद जो है उनका फंड जो है रिटर्न कर दिया जाता था उनके बेसिक अकाउंट में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3 वर्किंग डेज। अब आप बोलोगे कि आइडेंटिफाई कर लिया भाई 30 दिन के, 30 कैलेंडर डेज से ज़्यादा हो गया, अब यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इनएक्टिव है, तो अब पैसा कैसे यहाँ पे सेटल किया जाएगा। तो जो अगली आपकी अपकमिंग सेटलमेंट डेट होगी उसमें जो है आपका जो है अमाउंट जो है वो आपके बेसिक अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, मतलब कि जो आपकी सेटलमेंट डेट होगी मंथली साइकिल की, और ये स्पेसिफाई कौन करेगा, आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का जो एनुअल कैलेंडर है उसके हिसाब से जो अपकमिंग सेटलमेंट डेट होगी उसमें पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा जो कस्टमर है उसके बैंक अकाउंट में, उसके सेविंग अकाउंट या उसका जो बेसिक अकाउंट होगा उसमें। ठीक है, एंड ऐसा ही अगर चलेगा तो यहाँ पे क्लाइंट के पास ऑप्शन होगा मंथली और क्वार्टरली सेटलमेंट साइकिल का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया वाज इनॉग्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे इंडिया का, ईस्ट इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी आपका इनॉग्रेट किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ इन द वेस्ट बंगाल। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, वेस्ट बंगाल, और किसने स्टैब्लिश किया है, सत्येंद्र नाथ बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज जो है इनके द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया है। एंड इट इज इंडिया 6th एंड वेस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो आपका गरपंच कोट हिल्स जो लोकेटेड है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के, वहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है। ओके, यहाँ पे हमने एक और चीज़ पढ़ी कि ये 6 ऑब्जर्वेटरी है अगर हम ओवरऑल बात करें। इसके अलावा बाकी 5 कहाँ पे है, लद्दाख में लोकेटेड है एक, नैनीताल उत्तराखंड में, माउंट आबू इन दी राजस्थान, देन गिरवानी हिल्स पुणे एंड कवलूर तमिलनाडु में ये ऑब्जर्वेटरीज आपकी लोकेटेड हैं। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, केग्यार डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच स्टेट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे केग्यार डांस फेस्टिवल जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है इन मंथ ऑफ दिसंबर। तो इट इज़ योर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में बेसिकली ये डांस परफॉर्म किया जाता है, और जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो इस टाइप का चोला पहन के इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू तिब्बतन कैलेंडर जो 10वां महीना होता है उसके 28 और 29 जो डेट होती है जो बेसिकली दिसंबर में पड़ती है, तो उस टाइम पे ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस फेस्टिवल को में जो जैसे कि मैंने आपको बताया लामा लोग होते हैं वो इसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड दी जेड मॉड टनल इन डैश। तो जेड मॉड टनल जो है ये इनॉग्रेट की गई थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर के गेंडरबल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे से इनॉग्रेट किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, एंड ये जो टनल है इसको एक और नाम से जाना जाता है विच इज सोनमार्ग टनल। ठीक है, अब ये जो टनल है ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती है, जिसकी लेंथ आपकी है 6.5 किलोमीटर और ये 10 मीटर चौड़ी है। ठीक है, ये कनेक्ट करती है गगनगिर जो आपका लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, और ये गगनगिर से कनेक्ट करती है सोनमार्ग को। ठीक है, जो आपका लोकेटेड है श्रीनगर ले नेशनल हाईवे में। ओके, नाउ अगर बात करें बिल्डिंग कॉस्ट की, तो बिल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे आपकी है जेड मॉड टनल की 2680 करोड़ की, और ये लोकेटेड है आपकी 8650 फीट अबव द सी लेवल। ओके, ये ऑल वेदर आपकी रोड है, और बेसिकली इसका मेन जो आपका एम देखा जा रहा है, या आप कह सकते हो इससे जो है इंडिया का टूरिज्म जो है उसमें काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, डिफेंस का जो सामान जाता है उसमें काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि
जो विंटर का टाइम है यहाँ पे स्नो वगैरह का काफ़ी रहता है, आप सभी को पता है हिमालयन एरियाज में। तो टनल से इसमें मतलब जो पाथ है वो आपके जो है सेफ रहेंगे और इजीली सामान पहुंचा दिया जाएगा हमारे इंडियन आर्मी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन MOU विद आंध्र प्रदेश टू establish India's first private semiconductor manufacturing facility in the state। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा MOU साइन किया गया है आंध्र प्रदेश के साथ, क्योंकि आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी है? इट इज इंडीचिप सेमीकंडक्टर। ओके, तो इंडीचिप सेमीकंडक्टर along with जापानीज फर्म जिसका नाम है आपका यूटो माइक्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इन दोनों के जॉइंट वेंचर से स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ पे? आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल मेगा इंडस्ट्रियल हब जो आपका कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहां पे से स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, इसकी कॉस्ट आपकी रहेगी ओवर 14,000 करोड़। और इस चीज के लिए अग्रीमेंट, ये MOU किसने साइन किया है? पीयूष बिचौरिया जो MD है इंडीचिप सेमीकंडक्टर के, एंड साईकांत वर्मा जो CEO है आपके आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ओके, जो ये फैसिलिटी जो आपकी फैसिलिटी ये रहेगी, ठीक है, ये जो इंडिया का पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा, ये आपका मैन्युफैक्चर करेगा सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स को। ठीक है, एंड यहाँ पे बोला गया है कि जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी? ये 10,000 वेपर पर मंथ जो है ये प्रोड्यूस करेगा। वेपर आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, इस टाइप का वेपर होता है जो आपका यूज किया जाता है आपके प्रोड्यूस करने के लिए सेमीकंडक्टर को। ओके, सेमीकंडक्टर चिप्स को, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर, DRAM या जो पावर डिवाइसेस होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ओके, और ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया था आने वाले 2-3 सालों में इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी ये 10,000 वेफर्स पर मंथ से बढ़ाकर 50,000 वेफर्स पर मंथ कर दी जाएगी। ओके, now next आपको क्वेश्चन है, the NPCI has extended the deadline for implementing a 30% market share cap for UPI providers till dash। तो NPCI ने एक्सटेंड की है इस डेडलाइन को 2 सालों के लिए। तो आंसर हेयर इज 31 दिसंबर 2026 तक ये एक्सटेंड कर दी गई है। आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे NPCI की। इसके करंट MD एंड CEO आपके हैं दिल्ली बस में, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत की गई थी 2008। इसके अलावा अगर हम बात करें UPI ट्रांजैक्शन की, तो एज पर दी NPCI जो सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन की गई हैं इन मंथ ऑफ दिसंबर, वो की गई हैं बाय दी फोन पे, फॉलोड बाय गूगल पे, पेटीएम, नावी, क्रेड, एक्सिस बैंक ऐप जो 6 नंबर पे थी, super.money, अमेजॉन पे आपका 8 नंबर पे था, फार्म ऐप बाय ट्रायो ये 9th नंबर पे था, ICICI बैंक की ऐप आपकी 10वें नंबर पे थी, और 11वें नंबर पे व्हाट्सएप आपका था। ओके, तो ये सारी आपकी टॉप एप्लीकेशन थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजेक्शन हमें शो किया है इन मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, नेक्स्ट आपकी है, अगर हम बात करें UPI ऐप्स की फरवरी 2025 के हिसाब से, तो पहली आपकी ऐप है फ़ोन पे जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन है किए हैं। देन गूगल पे आता है सेकंड नंबर पे, फॉलोड बाय पेटीएम, नावी, वेरस 5th नंबर पे जो पहले आपका क्रेड होता था अब वो 6 नंबर पे चला गया है, एंड 5th नंबर पे super.money आ गया है। देन फॉलोड बाय एक्सिस बैंक ऐप, अमेजॉन पे, फार्म ऐप बाय ट्रायो एंड व्हाट्सएप। ये आपकी टॉप 10 एप्लीकेशंस थी। ठीक है, नाउ इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको कवर करनी है कि NPCI ने आपकी जो मतलब व्हाट्सएप की जो यूज़र लिमिट है ऑनबोर्ड करने की वो इंक्रीज कर दी है। कितनी इंक्रीज कर दी है? ओवर 500 मिलियन यूज़र ये कर दी गई है इन इंडिया। इनिशियली NPCI ने जो है 2020 में सेट की थी ये लिमिट 1 मिलियन की फॉर द व्हाट्सएप, फिर इसे 2022 में 10 मिलियन कर दिया गया था, और अब 2024 में इन दिसंबर 2024 ये आपकी इंक्रीज कर दी गई है ओवर 500 मिलियन यूजर इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट वाज अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड 2024 फॉर इम्प्रूविंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सपोर्टिंग इनकम जनरेशन। तो इनमें से कौन सा आपका प्रोजेक्ट है जिसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है 2024 का
और इम्प्रूविंग देयर फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सपोर्ट करने के लिए इनकम जनरेशन को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ नागालैंड। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ये है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, और इसकी सेरेमनी आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी, जो आपका 100th स्कॉच समिट हुआ था, ठीक है, उसके दौरान ये अवार्ड दिया गया था। एंड इट वाज रिसीव्ड बाय दी एंगो कॉन्याक, जो डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, एंड आपके फ्रॉम दी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके बिहाफ पे वेन ये की कॉन्याक जो है, इनके द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया था। फाइन। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अलॉन्ग विद जापान। मतलब ये तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी थी, और इसे असिस्ट किया था इस प्रोजेक्ट के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका 2017 से 2027 तक का प्रोजेक्ट है, और इसमें 185 विलेजेस आपके कवर किए गए हैं इन दी 11 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 विच कंपनी सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द ग्लोबल रैंकिंग रिफ्लेक्टिंग इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड परसेप्शन एंड adaptability to the market demand। तो रिसेंटली फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 का आपका आया था, जो एक एनुअल रिपोर्ट होती है बेसिकली, जो इवेल्युएट करती है आपके टॉप 100 ग्लोबल ब्रांड्स को बेस्ड ऑन दी प्राइस वाटर हाउस कूपर मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस पे बेस्ड आपकी ये जो है रैंकिंग रहती हैं। एंड इस बार इन्होंने 2014 से 24 तक का यहाँ पे जो है रिपोर्ट इवेल्युएट की है, ठीक है, कि 2014 से 2024 के बीच में कितना यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है। फाइन। नाउ जो आपका 2024 का इंडेक्स है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, इसमें टॉप किया है सैमसंग ने, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, सैमसंग ने टॉप किया है। एंड सैमसंग इज फॉलोड बाय योर रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका आपका 13th रैंक था। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में 13th रैंक था। काफ़ी अच्छी इन्होंने जो है यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है, और अभी ये 2nd रैंक पे है। देन इट इज़ फॉलोड बाय यूएसए की आपकी एप्पल, देन नाइक एंड ASML ऑफ योर न्यूजीलैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट, जिसका नाम है SSI मंत्रा मल्टी आर्म नोवल टेली रोबोट रोबोटिक असिस्टेंट वॉज इंस्टॉल्ड एट डैश। तो इंडिया का पहला जो सर्जिकल रोबोट है ये कौन से हॉस्पिटल में जो है इंस्टॉल किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ योर नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो आपका पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ओके, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। और इस रोबोट को बनाया किसने है? SS इनोवेशन द्वारा इसको जो है बनाया गया है। एंड ये फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी है इंडिया की जिसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिला है कि वो सर्जरी जो है परफॉर्म कर सकते हैं, टेली सर्जरी एंड टेली प्रोक्टोरिंग जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं इंडिया में। ओके, एंड जो ये आपका सिस्टम है SSI मंत्र सिस्टम जो है रोबोटिक सिस्टम, इसे किसने डेवलप किया था? इसके पीछे का दिमाग है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इसे 2017 में डेवलप किया था। एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेड सर्जिकल रोबोट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द फोर्ब्स टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2025, इंडिया सिक्योर्ड डैश रैंक विद अ GDP ऑफ 4.27 ट्रिलियन US$ एज ऑफ February 2025। तो फोर्ब्स की अगर हम माने तो जो टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज हैं आपकी वर्ल्ड में, इसमें इंडिया कौन से नंबर पर लाई करता है? तो इंडिया जो है वो 12वें नंबर पर लाई करता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो USA आपका टॉप पोजीशन पे था, फॉलोड बाय चाइना एंड रशिया। ओके, फोर्ब्स की बात करें, इसके करंट CEO है शेरी फिलिप, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू जर्सी USA में, और शुरुआत इसकी की गई थी 1917 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रिपोर्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये आपकी कहाँ लोकेटेड है? कनाडा बेस्ड ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट इन पैसेंजर लोड ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है पैसेंजर लोड ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट की कैटेगरी में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज टॉप बाय द इंडिया। इंडिया ने इसे टॉप किया है, फॉलोड बाय USA, चाइना। ओके, अब यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज की बात करें, टॉप 6 कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो इंडिया का
जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा रहा है आपका 2024 में। कितना ये रहा था? 86.4% का, फॉलोड बाय यूएसए 84.1%, चाइना 83.2%, देन ब्राज़ील 81.9%, ऑस्ट्रेलिया का था आपका 81.8% एंड देन जापान का कितना था? 78% था। ठीक है, अगर हम DGCA की माने, एज पर दी DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनकी डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 163 मिलियन पैसेंजर्स बोर्ड किए गए थे डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 2024 में। ठीक है, नाउ इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके DG आपके हैं, DG एंड CEO हैं बिली मैथ्यू फ्लैश। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में, और 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट वॉज ऑनर्ड विद द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन दैट इज BBC इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड दिया गया है मनु भाकर को, जो शूटिंग से आपके बिलोंग करती हैं। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C। अब ये कौन सा एडिशन था इस अवार्ड का? इट वॉज द 5th एडिशन ऑफ दिस अवार्ड, जो न्यू दिल्ली में आपका जो है इसका सेरेमनी हुआ था। इसके अलावा कौन सी कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं? तो इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कैटेगरी में अवनी लेखारा जो हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर द शूटिंग। देन लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिथाली राज को दिया गया है फॉर क्रिकेट, एंड BBC इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर ये दिया गया है शीतल देवी को फॉर द आर्चरी। फाइन, इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं, जैसे इन अवार्ड्स की शुरुआत 2019 में हुई थी, और पहला अवार्ड आपका 2020 में दिया गया था PV सिंधु जी को। सेकेंड अवार्ड आपका कोनेरू हम्पी को दिया गया था फॉर द चेस, एंड थर्ड एंड फोर्थ अवार्ड दिया गया था मीराबाई चानू को। फाइन, नाउ BBC की बात करें तो BBC का करंट DG आपके हैं थिमोथी थॉगलस देव। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका लंदन UK में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1922 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू RBI's मास्टर डायरेक्शन ऑन अ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग। तो रिसेंटली कुछ डायरेक्शंस जो हैं RBI ने रिलीज की हैं रिगार्डिंग योर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग। आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू नोटिफाई कस्टमर्स वाया SMS और ईमेल व्हेनेवर देयर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइड यूजर। तो जब भी किसी कस्टमर की जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो एक्सेस की जाएगी स्पेसिफाइड यूजर द्वारा, तो जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं उनको बताना होगा, उनको नोटिफाई करना होगा कस्टमर को SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। नेक्स्ट आपके इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आपके होते हैं, जैसे बैंक हो गया, NBFC हो गया, इनको जो है इन्फॉर्म करना होगा कस्टमर्स को ऑफ द रीजन फॉर रिजेक्टिंग देयर रिक्वेस्ट फॉर अ डेटा करेक्शन। मतलब कस्टमर की अगर अपील जो है रिजेक्ट की जाती है डेटा करेक्शन की, तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को बताना होगा कि क्यों हमने आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट की है। नेक्स्ट है, कस्टमर्स आर एंटाइटल्ड टू कंपनसेट ऑफ ₹100 पर कैलेंडर ईयर if their complaint is not resolved within the 30 कैलेंडर डेज। यहाँ पे क्या बोला है कि कस्टमर को कंपनसेशन मिलेगा ₹100 पर कैलेंडर डे का, अगर उनकी जो कंप्लेन है वो 30 दिन तक रिजॉल्व नहीं होती है। ठीक है, ये क्लियर है? मतलब 30 दिन तक अगर नहीं होती उसके बाद इनको कंपनसेशन जो है मिलेगा पर कैलेंडर डे। कितना? ₹100 का, पर डे का ₹100 इनको दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, क्रेडिट स्कोर अपडेट मस्ट नाउ बी डन एवरी 15 days instead of a monthly, providing a more accurate and timely representation of a borrower's credit activity। और ये इफेक्ट में आ गया है आपका 1 जनवरी 2025 से। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो क्रेडिट स्कोर है ये पहले मंथली बेसिस पे अपडेट होता था, अब इसको 15 डेज में अपडेट करना होगा। ये भी मैंडेट यहाँ पे RBI द्वारा लाया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल आर करेक्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा सारे ही करेक्ट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर E। क्लियर है? नाउ अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो बन सकता है कि कंपनसेशन के ऊपर कि कितना कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो एज पर द RBI मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट फॉर कस्टमर्स इफ देयर कंप्लेंट इज नॉट रिजॉल्व विद इन दी 30 कैलेंडर ईयर। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ₹100 है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, यहाँ पे हमने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की बात करी, तो अब आपको बताना है RBI के साथ कितनी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, करेंटली जो है टोटल 4 कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। कौन कौन सी ये है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है,
ठीक है, CIBIL, देन इक्वाफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज commemorated the 60th anniversary of which institute in Lucknow, UP। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने 60th एनिवर्सरी या डायमंड जुबली जो है वो आपकी जो है अटेंड की थी इन लखनऊ यूपी। और ये कौन सी इंस्टीट्यूट का डायमंड जुबली था? इट इज़ योर CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिसियोलॉजी रिसर्च। ठीक है, इसका 60th एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व किया गया था आपका इन लखनऊ यूपी। ठीक है, इस इवेंट में इन्होंने जो है आपके वेरियस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जैसे आपातकालीन आहार जो हाई न्यूट्रिशन फूड है फॉर डिजास्टर रिलीफ, देन एनफिट न्यूट्रिशियस फूड, टैबलेट्स फॉर द एंड्योरेंस, देन नेक्स्ट आपका MIL फिट। ठीक है, मिलेट एनरिच्ड ऑल इन वन टैबलेट्स, देन सेंस स्कैन पोर्टेबल सेंसर जो है ये यहाँ पे लॉन्च किया गया था फॉर अ सिकल सेल एनीमिया डिटेक्शन। इसके अलावा यहाँ पे एक रिपोर्ट भी आपकी रिलीज की गई थी, CSIR IITR एनुअल रिपोर्ट एंड विश्व विज्ञान संदेश संकलन, ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और एक और प्रोग्राम यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था जितेंद्र सिंह जी द्वारा, विच इज वार्मेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वाटर एयर रेडिएशन मॉनिटरिंग फॉर एनवायरमेंट सेफ्टी टेक्नोलॉजी। इस प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था इस इवेंट में। एंड आपकी एक कॉन्फ्रेंस जो है वो भी लॉन्च की गई थी, अर्थ 25 कॉन्फ्रेंस नाम से। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सियोलॉजी रिसर्च की, इसके डायरेक्टर करेंटली हैं भास्कर नारायण। हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और 1965 में इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ आपका रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो है आपके हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा अनाउंस किए गए थे विनर अविन्य 25 एंड वसुधा स्टार्टअप चैलेंजेस के। ठीक है, अविन्य जो आपका इवेंट था या आपका जो चैलेंज था, ये एक प्रीमियम एनर्जी स्टार्टअप कंपटीशन था जिसमें विनर आपके रहे थे ऊर्जा नोवा सी प्राइवेट लिमिटेड। देन वसुधा जो आपका चैलेंज था, ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज था इन अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसके विनर थे लेटिन एनर्जी पार्टनर्स। एंड नेक्स्ट आ जाता है हैकाथन, यहाँ पे जो थी उसके विनर आपके थे IIT धनबाद एंड रनर अप कौन था यहाँ पे? IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, India's natural gas consumption is expected to increase by nearly 60% to dash billion cubic meter annually by 2030। तो रिसेंटली आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें मेंशन किया गया था, जिसमें हाईलाइट किया गया था कि इंडिया का जो नेचुरल गैस कंजप्शन है ये आपका 60%, नियरली 60% ये बढ़ेगा एंड इट विल रीच टू 103 बिलियन क्यूबिक मीटर annually by the year 2030। तो आंसर here is ऑप्शन नंबर C। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था जो LNG इंपोर्ट है ये बोला गया है कि आपका 2023 से 30 के बीच में मोर देन डबल हो जाएगा एंड इट विल रीच टू 65 बिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंडिया का जो LNG इंपोर्ट है ये आपका 70% जो है इंक्रीज हुआ है बिटवीन 2013 एंड 2023 and it will reach to 36 बिलियन क्यूबिक मीटर by 2024। ठीक है, तो 2024 तक ये आपका 36 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है ये पहुंच गया था। फाइन, अगर हम बात करें इंडिया के टारगेट की, तो इंडिया का टारगेट क्या है कि हमें जो हमारा जो शेयर है गैस का इन इट्स एनर्जी मिक्स, ये हमें 15% करना है, अभी है 6%, इसे हमें 15% करना है बाय 2030। अब यहाँ पे एक चीज़ बात हुई थी इंपोर्ट की, LNG इंपोर्ट की, तो अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो LNG है वो इंपोर्ट कौन करता है, कौन सा देश करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा जापान करता है। ठीक है, हाईएस्ट इंपोर्ट कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। वहीं पे अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है LNG का? वो है आपका USA। ठीक है,
एक्सपोर्ट यूएसए करता है, इंपोर्ट आपका जापान करता है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके फेथ बिरोट, हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में। मेंबर नेशन की बात करें तो 32 नेशन है। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इंडिया जो इसका मेंबर नेशन है उसने कब आईईए को ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1974 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ विच इंडिविजुअल एज अ सीईओ ऑफ नीति आयोग अंटिल फरवरी 2026। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो आपके बीवीआर सुब्रमण्यम है, जो आपके सीईओ है नीति आयोग के, इनका टेन्योर इंक्रीज किया है 2026 तक, फरवरी 2026 तक इनका टेन्योर आपका एक्सटेंड किया गया है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इरेडिकेटेड दी स्लीपिंग सिकनेस एज अ पब्लिक हेल्थ इशू एज अनाउंस बाय दी WHO। तो रिसेंटली WHO द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो गिनी कंट्री है, ठीक है, गिनी कंट्री ने इरेडिकेट किया है स्लीपिंग सिकनेस को एज अ पब्लिक हेल्थ इशू। ठीक है, WHO ने क्या अनाउंस किया था कि गिनी कंट्री ने सक्सेसफुली इरेडिकेट किया है गैम्बेनीज, दो टाइप की बेसिकली ये डिजीज आपकी होती है, गैम्बेनीज और दूसरी होती है रोडीसेंस, दो टाइप की होती हैं। और इसमें से आपका जो गैबिनेंस वाला पार्ट है या गैबिनेंस वाला टाइप है उसको इरेडिकेट किया है इन्होंने, गिनी कंट्री ने से इरेडिकेट किया है। बेसिकली जो डिजीज़ होती है ये डिजीज़ में फीवर आता है, हेडेक्स होते हैं, ठीक है, जॉइंट्स में पेन होता है, साथ में ही इंसान, आप ऐसा समझो जैसे एक जुकाम में हालत ख़राब हो जाती है ना बंदे की, सोचना मतलब करना कुछ चाहता है पर दिमाग काम नहीं करता है, तो उस टाइप के सिम्टम्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया कि ऐसी कंडीशन यहाँ पे होती है, ठीक है, कि कंफ्यूजन होता है, हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, तो इस टाइप की चीज़ें इस डिजीज़ में देखने को मिलती हैं। नाउ गिनी की अगर बात करें तो इसके इंटरिम प्रेसिडेंट अभी हैं आपके ममाडी डोम बोया, कैपिटल इसकी है कोनार्की और एंड करेंसी इसकी क्या है, गिनी फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल स्टेटस ऑफ डेवल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव evidence based ranking 2024 at the Indian Institute of Public Administration, that is IFB. as per the report which state is top the index। तो इस इंडेक्स में टॉप कौन से आपके स्टेट ने किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका ने यहाँ पे टॉप किया है, फॉलोड बाय और केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। और कर्नाटका का आपका स्कोर कितना था, इट इज 72.23। ओके, ये इसका हाईएस्ट यहाँ पे स्कोर था। ओके, एज पर दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था अबाउट द प्रोग्रेस इन द एम्पावरिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड 6 डायमेंशन में ये आपका फोकस करता है। ये रिपोर्ट आपकी बेस थी 6 डायमेंशन में, जैसे फ्रेमवर्क हो गया, फंक्शन आपका, फाइनेंसेस, फंक्शनरीज, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, इस पे बेस्ड आपकी पूरी रिपोर्ट थी। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, ये मतलब डिवोल्यूशन जो है आपका रूरल लोकल बॉडीज का, ये इंक्रीज हुआ है। पहले 39.9% था 13-14 में, अब ये बढ़ के 43.9% हो गया है 21-22 में। इसके अलावा स्टेट्स जिसमें हाईएस्ट आपके मतलब ऐसे स्टेट जिनकी टॉप रैंकिंग थी, तो ये मैंने अभी आपको बताया, पहले नंबर पे कर्नाटका था, देन केरला सेकेंड नंबर पे विद स्कोर ऑफ 70.59, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे 68.38 के स्कोर से, फिर महाराष्ट्र 61.44 एंड फिफ्थ नंबर पे था आपका उत्तर प्रदेश विद 60.07 स्कोर। ओके, अगर लोएस्ट की बात करें तो यहाँ पे दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है इसकी रैंकिंग आपकी 13.62 थी, देन पुडुचेरी की 16.16, लद्दाख की थी 16.18। तो ये 3 आपकी जगह ऐसी थी जिनका आपका जो रैंकिंग था वो आपका कम था। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसके करंट प्रेसिडेंट आपके हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर, हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, एंड इसे 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा अब बात करते हैं डायमेंशन बेस्ड आपके स्टेट जिन्होंने टॉप किया है, जैसे फ्रेमवर्क की कैटेगरी में केरला ने टॉप किया है, देन फंक्शंस में तमिलनाडु, फाइनेंसेस में कर्नाटका ने,
एंड जो फंक्शनरीज थे उसमें गुजरात ने टॉप किया है। देन कैपेसिटी एनहांसमेंट या कैपेसिटी बिल्डिंग में तेलंगाना ने, और अकाउंटेबिलिटी की कैटेगरी में कर्नाटका ने टॉप किया है। Now next up question है, which of the following company has recently in Jan received approval from the RBI to operate as a TReDS platform, which is Trade Receivable Discounting System Platform। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिसेंटली आरबीआई ने अप्रूवल दिया है कि वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की तरह ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर सकते हैं या उसकी तरह ऑपरेट कर सकते हैं? तो आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रेडेक्स। क्या नाम है इस कंपनी का? क्रेडेक्स। और ये 5th कंपनी बनी है जिसे आरबीआई ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है। इससे पहले RXIL दैट इज रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस मार्ट, C2FO को जो है लाइसेंस दिया जा चुका है। ठीक है, अब जो क्रेडेक्स कंपनी है ये ऑपरेट करेगी अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अ डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। ये क्लियर है? नाउ अब बात करेंगे हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? हेल्प करना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कि वो जो आपके इनवॉइस होते हैं उसके बिहाफ पे, ठीक है, उसके बिहाफ पे फंडिंग ले सके। ठीक है, टू एक्सेस क्रेडिट बाय सेलिंग देयर रिसीवेबल्स टू फाइनेंसर्स इंक्लूडिंग बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, कोई कंपनी जिसे आपका ऑपरेट करना है एज अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल आपका जो है 25 करोड़ होना चाहिए सेटअप करने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को। अगर कोई बिजनेस है उसको रजिस्टर करना है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे, इन दैट केस उसका टर्नओवर जो है वो आपका 250 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। सेलर की क्या रिक्वायरमेंट है कि जो सेलर है ये इसका ऑपरेशन आपका मतलब इसको स्टार्ट हुए या इसे ऑपरेशन करते हुए 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन अ ईयर टू पार्टिसिपेट। ओके, ये क्लियर है? अब इन दोनों पे बेस आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड टू सेटअप अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म? कितनी है? 25 करोड़। ठीक है, ये क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन जो स्टैटिक का आपका बन सकता है, बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू हैव अ टर्नओवर ऑफ रुपीज डैश करोड़ फॉर रजिस्टरिंग ऑन अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो कितना आपका यहाँ पे टर्नओवर होना चाहिए बिजनेस का? अभी हमने पढ़ा, इट इज 250 करोड़ एंड मोर। ओके, नाउ आप देखेंगे कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। इसे ऐसा समझिए, 3 पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। ठीक है, पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में एक डील साइन हुई कि आप मेरे को फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बिजनेसमैन हैं, तो ए वाला आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बी वाला आपका जो है सेल करता है फर्दर उसको मार्केट में। ठीक है, तो बी वाले ने डील साइन की कि कितने की डील, जैसे मान लो 1000 रुपए की डील थी। ठीक है, 2 पर्सन है, 1000 रुपए की डील यहाँ पे साइन हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक बिल जनरेट कर दिया कि हाँ हम दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है और आप मेरे को पेमेंट कर दोगे ड्यू डेट पे। फाइन। अब ए को जो है अर्जेंटली जरूरत पड़ गई, इसने देखो इन दोनों के बीच में जो डील साइन हुई है उसके बेसिस पे जो पेमेंट डेट है वही उसी पे जो है आपका पेमेंट होएगा। ठीक है, अब ए को जो अर्जेंट जरूरत पड़ी है ये क्या करेगा, ये इस बेसिस पे मतलब जो इनकी अग्रीमेंट हुई है इस बेसिस पे तीसरे बंदे के पास जा रहा है कि आप देखो हम दोनों के बीच में डील साइन हुई है, आप क्या करना, बी वाले से पैसे ले लेना, अभी मेरे को आप पैसा दे दो। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका पर्सन सी है इसने क्या बोला, ठीक है मैं आपको इस बिल के बेसिस पे पैसा दे दूंगा बट मैं पूरा पैसा नहीं दूंगा। तो इसने क्या बोला, 80% मैं आपको पैसा दे देता हूँ, तो आपका मैं अभी 800 रुपये दे देता हूँ। ठीक है, तो इसने बोला ठीक है मेरे को अभी जरूरत है, आप 800 रुपये दे दो। इसने ये मान गया कि मैं 800 रुपये में काम चलाऊंगा भी, आप मेरे को ये दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू डेट आई और जो बी वाला पर्सन था इसने पैसे दे दिए सी पर्सन को। ठीक है, पर इसने पैसे दिए यहाँ पे 1000 रुपये, 1000 रुपये की जो डील साइन हुई थी। अब जो बचा हुआ आपका 200 रुपये है, सी और ए के बीच में जो डील हुई है उसके हिसाब से 200 रुपये बचा है ना। तो अब यहाँ पे सी क्या करेगा कि कुछ अपने चार्जेस 4 to 5% जो भी इसके चार्जेस होंगे वो अपने चार्जेस काट लेगा और बाकी बचा हुआ पैसा दे देगा ए को। ये पूरा काम होता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पे सेलर, बायर और फाइनेंसर के टर्म में आपको समझ आएगा, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं।
नाउ अब इसके टर्म में बात करते हैं। पर्सन ए जो है वो सेलर है, जो आपका MSM ही होगा हमेशा, ठीक है। बायर कोई कंपनी जिसके साथ सेलर की डील हुई है, ठीक है। इनवॉइस क्या हुआ, बिल जो इन दोनों के बीच में, अग्रीमेंट जो इन दोनों के बीच में साइन हुआ है सेलर और बायर के बीच में। और फाइनेंसर क्या है, जो यहाँ पे पैसा देगा, ठीक है। अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जो सेलर है वो अपलोड करता है इनवॉइस को और बायर उसे एक्सेप्ट करता है, हाँ हम दोनों के बीच में ये डील साइन हुई है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, फाइनेंसर गो थ्रू करेगा इनवॉइस को और उसके बेसिस पे बहुत सारे फाइनेंसर यहाँ पे जो है अपनी बिड लगाएंगे, मतलब वो बोलेंगे मैं 80% दूंगा, कोई बोलेगा मैं इतना अमाउंट दूंगा। तो अब यहाँ पे सेलर क्या करेगा, चेक करेगा और फाइनल करेगा कि कौन से वाले फाइनेंसर से पैसा लेना है, ठीक है। सेलर ने एक्सेप्ट किया बिड को और फाइनेंसर जो है ये डिस्पर्स करेगा फंड किसे, सेलर को, मतलब इसने फंड यहाँ पे ये आपका फंड देगा सेलर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, फाइनेंसर ने पैसा दे दिया सेलर को और इसे फंड रिसीव हो गए 24 आवर्स में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो बायर है, बायर का काम क्या है, ये आपका पैसा देगा किसे, फाइनेंसर को ड्यू डेट पे, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक चीज यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी, जैसे ये फुल पेमेंट जो है ये करेगा फाइनेंसर को, बट फाइनेंसर ने कुछ पेमेंट बचा के रखी है उसने, क्योंकि सेलर को पूरा अमाउंट नहीं दिया था। तो अब फाइनेंसर क्या करेगा, अपनी फीस जो है वो डिडक्ट करेगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो किसे देगा, आपका सेलर को, ठीक है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट ये प्रोवाइड करेगा सेलर को। आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म काम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हैज रिलीज इट्स लेटेस्ट annual list of a top 10 countries and region for a leadership in energy and environment design in 2024. India ranked dash globally on the list with a 370 certified projects. तो रिसेंटली यहाँ पे एक लिस्ट जारी की गई है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो आपका 3rd पोजीशन पे है ग्लोबली। और इंडिया के आपके लीडरशिप जो है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिज़ाइन जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कितने हैं, इट इज़ 370 प्रोजेक्ट्स, और ये आपका फैला हुआ है इन 8.50 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर्स में, GSM में, ओके। अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो पहला नंबर आपका चाइना का आता है, इनका आपका 1860 लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, और एंड ये आपके हैं 25 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर्स में। सेकेंड नंबर पर कनाडा आ जाता है, एंड कनाडा का कितना है, ये 10 मिलियन GSM है। इंडिया की बात करें, इंडिया तीसरे नंबर पे है विद 8.50 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका साउथ कोरिया 3.24 मिलियन, एंड 5th नंबर पे है आपका UAE विद 3.22 मिलियन GSM, ओके। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की, तो करंट इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं पीटर टेम्पलेटन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC में, और स्टैब्लिश कब किया गया था, 1993 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के आपके जो है यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव जो आपका पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव। पहला स्टेटमेंट है कि इस कॉन्क्लेव की थीम आपकी थी एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ स्टॉक इकोनॉमीज। सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग द इवेंट राजीव रंजन सिंह जो है इन्होंने 30 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, जिसका आउटले आपका जो है कितना है, इट इज़ ₹545.04 करोड़, जिसमें से 15 प्रोजेक्ट आपके नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के हैं और 15 आपके एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के हैं। नेक्स्ट पॉइंट से NLM जो आपका नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, इट इज नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसका डैशबोर्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया था प्रोवाइड करने के लिए समरीज ऑफ प्रोजेक्ट टू दी पब्लिक, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट से कि जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं आपके जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु फॉर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड,
इनके जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं उनको इस इवेंट के दौरान अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग आपका है, इन्होंने डिक्लेयर किया है 14 जनवरी से 13 फरवरी तक इन्होंने जो है डिक्लेयर किया है इसे एज अ एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल वेलफेयर मंथ, जिसमें आपके अवेयरनेस कैंपेन जो हैं वो चलाए जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्शन क्या है कि यहाँ पे 40 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके लॉन्च किए गए थे, जिसमें से 20 आपके नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के हैं और 20 आपके एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जो आपके थे एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के, ऐसे ही जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो आपका है एनएलएम का, इसके जो आपके टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स थे जैसे कर्नाटका, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, इनको भी यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। इसके साथ साथ बैंक्स आपके हैं जैसे कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, इनको भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था। ओके, फॉर देयर सपोर्ट थ्रू दिस स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट है अपडेटेड एनएलएम ऑपरेशन गाइडलाइंस 2.0 जो है ये भी रिलीज की गई थी एंड अ कंपाइलेशन ऑफ अ सक्सेस स्टोरीज वर आल्सो रिलीज हियर। ओके, now next up question है in December the Kamya Karthikeyan becomes the youngest female in the world to scale highest peak in all 7 continents, in which year she was conferred with the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार। तो काम्या कार्तिकेयन जो हैं इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पीक हैं उनको जो है क्लाइम किया है एंड इन 2021 इनको जो है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया था एंड नाउ शी इज 17 ईयर और इन्होंने ऑलरेडी 7 पीक्स जो हैं वो क्लाइम कर चुके हैं एंड रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर इन्होंने माउंट विंशन मैसिव जो है वो क्लाइम किया था, जिसकी आपकी हाइट है 4892 मीटर्स की, विच इज़ लोकेटेड इन दी अंटार्कटिका। और इसी के साथ ये आपकी जो है यंगेस्ट फीमेल बन गई है वर्ल्ड की जिन्होंने हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया है इन दी 7 कॉन्टिनेंट। और कौन कौन से इन्होंने जो है पीक्स आपके क्लाइम किए वो देख लेते हैं। जैसे 2017 में इन्होंने माउंट कैलिमेंजारो जो है वो जो लोकेटेड आपका अफ्रीका कंटिनेंट में उसे क्लाइम किया था। देन 2018 में इन्होंने 2 माउंटेन क्लाइम किए थे, एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का है, ठीक है, जिसका नाम है कॉस सियोस्को एंड इसकी हाइट है आपकी 2228 मीटर की। नेक्स्ट है आपका माउंट एल्ब्रस जो आपका यूरोप में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट है 2020 में माउंट कॉनकागुआ जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, इसे इन्होंने क्लाइम किया था जिसकी हाइट आपकी 6962 मीटर की है। देन 2022 में इन्होंने माउंट डेनाली जो है वो विच इज़ लोकेटेड इन दी नॉर्थ अमेरिका, इससे क्लाइम किया था। और 2024 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है आपका उसे इन्होंने जो है क्लाइम किया था, एशिया का हाईएस्ट पीक है एंड एट द एज ऑफ 16 इन्होंने इसे क्लाइम किया था एंड इसी के साथ ये यंगेस्ट क्लाइंबर बनी थी इंडिया से एंड वर्ल्ड की सेकेंड यंगर गर्ल बनी थी जिन्होंने वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक को और एशिया के हाईएस्ट पीक को जो है इन्होंने क्लाइम किया था। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन recently in February won the 67th annual Grammy Award for her Dash album। तो इन्होंने इनकी कौन सी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है, तो आंसर इज त्रिवेणी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। और इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है किनके साथ, वॉल्टर कैलरमन जिनको 3rd टाइम ये अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, ही इज अ साउथ अफ्रीकन फ्लूइस्ट एंड यूरू मैत्सुमोतो 1st टाइम जिनको ये अवार्ड मिल रहा है एंड ही इज अ जापानीज सेलिस्ट। इनके साथ इन्होंने जो है ये अवार्ड शेयर किया है। और कौन सी कैटेगरी में ये अवार्ड इन दिया गया है, इन दी बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चांट एल्बम। ओके, ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो इसका 67th एडिशन इस बार था एंड इसे रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। बाकी विनर्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है बियॉन्स काउबॉय कैटर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर आपका रहा है नॉट लाइक अस एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर ये भी आपका था नॉट लाइक अस, ठीक है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट आपके हैं चैपल रोन, देन बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस सबरीना कारपेंटर फॉर एस्प्रेसो। तो ऐसे ही पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने ऐड की है, आप इसे देख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है कि जो 76 एडिशन था रिपब्लिक डे का, इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 26 जनवरी के ओकेजन पे चीफ गेस्ट आपके कौन थे? प्रबावो, इनका नाम है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, ये हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के। देन इस ओकेजन पे, रिपब्लिक डे के ओकेजन पे 942 पर्सन्स जो हैं फ्रॉम द पुलिस, फायर, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस एंड करेक्शनल सर्विसेज, इनको जो है गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सिन्हा तो डांस, जो आपका हिमाचल का फोक डांस है, ठीक है, हाथी कम्युनिटी का जो आपका फोक डांस है, इसको शोकेस किया गया था रिपब्लिक डे में फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस चीज को पहली बार शोकेस किया गया था रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ऑल आर करेक्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर इज ऑल आर करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे नोट करना है, अभी हमने बात की कि गैलेंट्री मेडल्स जो हैं, गैलेंट्री एंड सर्विसेज मेडल यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। तो इनमें से 95 जो है गैलेंट्री मेडल्स थे, प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस आपके 101 थे, एंड 746 जो है ये आपके अवार्ड थे मेडल्स फॉर मेरिटोरियस सर्विस के। ठीक है, आप रिपब्लिक डे की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। क्योंकि 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इफेक्ट में लाया गया था, और तभी से 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जो है इसके रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 26 जनवरी को जो फ्लैग है वो अनफ्लेयर किया जाता है या वो होस्ट किया जाता है, और दोनों में से या तो अनफ्लेयर किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, और होस्ट करते हैं तो वो किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कौन उसे होस्ट करता है या अनफ्लेयर करता है। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन क्या है कि दोनों में से कौन सी चीज होती है और करता कौन है। ठीक है, ये चीज परफॉर्म कौन करता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ अब की पॉइंट्स देख लेते हैं 26 जनवरी के। तो 3 गवर्नमेंटल स्कूल बैंड्स जो हैं इन्होंने परफॉर्म किया था 76 रिपब्लिक डे परेड में, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है। और ये जो 3 गवर्नमेंट स्कूल बैंड्स थे ये सेलेक्ट किए गए थे आपके नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन से, जिसमें 16 बैंड्स ने जो है compete किया था। एंड ड्यूरिंग दी 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो संजय सेठ हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, इनके द्वारा जो नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन है इसके जो विनर्स थे उनको अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो 26 जनवरी की परेड थी इसमें 31 जो झांकियां हैं, ठीक है, टैब्लिक्स जो है, टैब्लिक्स मतलब झांकियां जो दिखाई जाती हैं, राइट। तो 31 टैब्लिक्स जो है 16 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से और 10 मिलिट्रीज एंड डिपार्टमेंट से दिखाई गई थी यहाँ पे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विसेज टैब्ल्यू जो है उसको फीचर किया गया था रिपब्लिक डे परेड में। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने अप्रूव किया था जीवन रक्षा पदक सर्विसेज सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2024 फॉर 49 इंडिविजुअल्स, जिसमें से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 17 लोगों को दिया गया है, जिसमें से उत्तम जीवन रक्षा पदक थे 9 एंड जीवन रक्षा पदक आपके थे 23। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी प्रेसिडेंट हैं इन्होंने 58 मेंशन इन डिस्पैचेस अवार्ड्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स जो है उनको अप्रूव किया है, जिसमें से 4 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांति अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, 55 अवार्ड तो आपके इंडियन नेवी के ऑपरेशंस को दिए गए हैं, जैसा 14 दिए गए हैं ऑपरेशन रक्षक को, 8 हैं ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को, देन 6 ऑपरेशन हिफाजत को। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके 55 अवार्ड्स दिए गए हैं। वहीं पे इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 अवार्ड्स दिए गए हैं ऑपरेशनल संकल्प के लिए। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प के लिए। ओके, इसके अलावा जो हमारी प्रेसिडेंट है इन्होंने अप्रूव किए थे प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल एंड तटरक्षक मेडल फॉर 8 इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सन। ठीक है, तो इनके लिए ये अवार्ड भी इन्होंने अप्रूव किए थे। पहला आपका है प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल, ये दिया गया है एडीजी अनिल कुमार हरबोला जी को एंड आईजी होमेश कुमार शर्मा को। दूसरा आता है गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, वो था डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज का पहला वाला। दूसरा है गैलेंट्री के लिए कमांडर अंशुमन रोथरी। देन नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट कमांडर मनीष सिंह एंड समीर
राजन, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए तटरक्षक मेडल है ये दिया गया है आईजी ज्योतिंद्रा सिंह को, डीआईजी अतुल जोशी एंड षणमुगम जो शंकर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आरबीआई की जो आपकी सब्सिडी है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसने लॉन्च किया है थर्ड कोहरेट किसका, स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 प्रोग्राम का, along with which company to foster women centric fintech startup to scale their business। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है विमेंस के लिए, ठीक है, विमेंस को एम्पावर करने के लिए, उनके बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है along with the IIMA वेंचर विच इज IIM अहमदाबाद वेंचर, जो आपका इंक्यूबेटर है, स्टार्टअप इंक्यूबेटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। अब इस प्रोग्राम का मेन फोकस क्या है, एम्पावर करना विमेन ओन्ड एमएसएमईज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, और उन्हें जो मतलब उनको जो डिफिकल्टीज आती हैं उनको एड्रेस करना, जैसे इनएक्टिव बैंक अकाउंट हो गया, लिमिटेड एक्सेस टू सेविंग प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ों को भी एड्रेस करना इस प्रोग्राम का एम है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की। इसके चेयरमैन आपके हैं सेनापति गोपाल कृष्णन, इसके सीईओ हैं राजेश बंसल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और 2022 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपोर्ट प्रोजेक्ट हैज सिक्योर्ड ₹dash crore टू एनहांस नेचुरल रबर क्वालिटी इन अ नॉर्थ ईस्ट। तो जो आपका इनरोड प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट ने सिक्योर किए हैं अभी 100 करोड़ का अमाउंट, ताकि इम्प्रूव कर सके नेचुरल रबर क्वालिटी को इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है विच इज इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, और इसका काम क्या है, स्किल डेवलपमेंट करना, मतलब कि जो आपके रबर प्रोड्यूसर रबर उगाने वाले फार्मर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे स्किल्स सिखाए जाएं ताकि अच्छी क्वालिटी का नेचुरल रबर आपका उगाया जा सके। ओके, अब जो प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया इसे इम्प्लीमेंट करता है, और फाइनेंशियली इसे सपोर्ट कर रही है ATMA विच इज़ जहाँ पे आपके 4 मेंबर्स हैं ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के, ये इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को, जिसमें अपोलो टायर्स शामिल है, सीएट टायर्स, JK टायर्स एंड MRF टायर्स आपके शामिल हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अगर बात करें इस अचीवमेंट्स की इस प्रोजेक्ट के, तो लास्ट 4 ईयर्स में यहाँ पे बोला गया है, मतलब फर्स्ट 4 ईयर्स इस प्रोजेक्ट के, इसमें न्यू नेचुरल रबर प्लांटेशन यहाँ पे किया गया था 94 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो आपके नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में लोकेटेड हैं, एंड इसमें यहाँ पे उन्होंने कवर किया है 1,25,272 हेक्टेयर्स का एरिया, मतलब इतने एरिया में न्यू नेचुरल रबर जो है उसका प्लांटेशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन Jan, the government of India has formed an expert panel to review and revise the wholesale price index, that is WPI base year for from 2011-12 to 2022-23। तो रिसेंटली यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया है, किस चीज़ के लिए, कि जो आपका बेस ईयर है WPI का उसको चेंज किया जाए। 2011-12 है तो उसे 2011-12 से चेंज करके 2022-23 किया जाए, एंड टू डेवलप अ न्यू प्रोसीजर न्यू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, दैट इज PPI। नाउ क्वेश्चन हेयर इज द एक्सपर्ट पैनल इज हेडेड बाय हूम। तो जो एक्सपर्ट पैनल यहाँ पे फॉर्म किया गया है इसके हेड कौन होंगे, तो आंसर हेयर इज, इनका नाम है रमेश चंद। ठीक है, क्या नाम है इनका, रमेश चंद है, और 18 पैनल मेंबर्स और यहाँ पे हैं इस पैनल में जो आपके रहेंगे, एंड इनको बोला गया है कि फाइनल रिपोर्ट इन्हें 2026 में सबमिट करनी है। 30 जून 2026 को इन्हें सबमिट करनी होगी फाइनल रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, नाउ WPI जो है इसको इनिशियली मतलब पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1942 में, और बेस ईयर क्या रखा गया था उस टाइम पे 1939 जो है एज अ बेस ईयर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। अब इसमें जो है 7 बार रिवीजन किए गए हैं, और अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें बेस ईयर की, तो ये आपका कितनी यहाँ पे बहुत बार चेंज हुआ है। 1952
से 53 आपका हुआ था, फिर 61 से 62 किया गया, फिर 1970 से 71, 1981 से 82, 93 से 94 हुआ, फिर 2004 से 5 हुआ, फिर 2004-5 से यह बढ़ाकर 2011-12 कर दिया गया है, और फर्दर इसको चेंज करने की बात की जा रही है 22-23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड मलेशिया हेल्ड देयर फर्स्ट इंडिया मलेशिया सिक्योरिटी डायलॉग इन डैश सिटी टू एनहांस बायलैटरल कॉर्पोरेशन। तो रिसेंटली इंडिया और मलेशिया का पहला सिक्योरिटी डायलॉग आपका हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, और दोनों ही आपकी कंट्री ने यहाँ पे बायलैटरल जो आपके मतलब इश्यूज थे उनके ऊपर बातचीत की है। ठीक है, नाउ अब इस डायलॉग में इंडिया की तरफ से और मालदीव्स के मलेशिया की तरफ से कौन कौन लोग शामिल थे? तो अजीत डोभाल जी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के, ये इस डायलॉग में शामिल थे इंडिया की तरफ से, एंड जो आपके मलेशिया के डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिनका नाम है राजा डाटो नुशीरवान बिन जैनल अबिदिन, ये मलेशिया की तरफ से यहाँ पे शामिल थे। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें मलेशिया की, तो इसके पीएम करंटली है अनवर बिन इब्राहिम, कैपिटल है कुआलालंपुर, और करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स फ्रॉम ग्लोबल साउथ विच इज होस्टेड बाय सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इन न्यू दिल्ली। तो आपको बताना है इस कॉन्फ्रेंस का थीम, विच इज विमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये इसका थीम था, और कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में ये हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इन दोनों मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था साथ में ही। इस कॉन्फ्रेंस में 5 सेशन आपके हुए थे। पहला सेशन था एड्रेसिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, दूसरा था टेक्नोलॉजी इन पीस कीपिंग, कैन वी डू बेटर, तीसरा था रोल ऑफ विमेन पीस कीपर्स, देन नेक्स्ट आपका अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेशन इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट है आपका 5th सेशन प्रमोटिंग रीजनल कॉपरेशन इन पीस कीपिंग द ग्लोबल साउथ कॉन्टेक्स्ट। तो ये सारे आपके सेशंस यहाँ पे हुए थे इस कॉन्फ्रेंस। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ रिलीफ असिस्टेंट वर्थ $5 लाख और 4.3 करोड़ रुपीस टू विच कंट्री। तो अभी जो है इन मंथ ऑफ दिसंबर जो वनुआतू कंट्री आपकी है, यहाँ पे आपका 7 पॉइंट समथिंग का जो है अर्थक्वेक अभी आया था इन मंथ ऑफ दिसंबर, और इसी के लिए वहाँ पे जो है रिलीफ फंड प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने अनाउंस किया है कि ये $5 लाख का रिलीफ असिस्टेंट इन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये याद रखना है, 4.3 करोड़ या आपका $5 लाख का रिलीफ फंड ये होगा हेल्प करने के लिए इस कंट्री को। ठीक है, उनको रिहैबिलिट करने के लिए, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन वहाँ पे करने के लिए ये हेल्प जो है इंडिया ने प्रोवाइड की है। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन अ डोगरी फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी बुक एक और अश्वत्थामा शॉर्ट स्टोरीज। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है जिनको सेलेक्ट किया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 के लिए? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज लेट चमन अरोड़ा जो है, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको जो है सेलेक्ट किया गया है आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 के लिए, और इसकी जो अवार्ड सेरेमनी थी वो आपकी 8 मार्च को हुई है। ठीक है, और इसका कैश प्राइस कितना दिया जाता है? 1 लाख का यहाँ पे कैश प्राइस दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के लिए। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following insurance company has acquired a 10% stake in a बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन worth rupees 6.6 करोड़। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 10% स्टेक आपके एक्वायर किए हैं बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में, जिसकी वैल्यू आपकी 6.6 करोड़ की है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ये 10% स्टेक एक्वायर किए गए हैं बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन के करंट MD एंड CEO आपके हैं प्रसून सिकदर, जिनका टेन्योर 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। उसकी शुरुआत की गई थी 18 जून 2024 में। ओके,
Now next आपका क्वेश्चन है, who recently became the first black woman to win the Mrs. World 2025 टाइटल। तो इनमें से कौन सी आपकी महिला है जिन्होंने 40th एडिशन जो आपका था मिसेस वर्ल्ड का 2025 का वो जीता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टिशिगो गैले, जो हैं, जो मॉडल हैं, लॉयर हैं एंड ये लेबर रिलेशंस मैनेजर भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये आपका एडिशन जीता था 40th एडिशन। इनसे पहले साउथ अफ्रीका से कैंडिस जो है ये पहली महिला बनी थी आपका मिसेस वर्ल्ड जीतने वाली, जिन्होंने ये टाइटल जीता था 2016 में। क्लियर है। नाउ ग्रैंड फिनाले आपका कहाँ पे हुआ था? लास वेगस में ये हुआ था, यूएसए में। कौन सा एडिशन था? 40th एडिशन था। ठीक है, इसके अलावा इनको क्राउन किसने पहनाया था? जो आपकी 2024 की मिसेस वर्ल्ड रही थी, जिनका नाम है विक्टोरिया हॉर्शकोवा। एंड फर्स्ट रनर अप यहाँ पे थे आपके श्रीलंका के इशादी, सेकेंड रनर अप थे आपके थाईलैंड के पॉली पैनपरम। और यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो विनर की। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड अ ग्रीन लोन अग्रीमेंट विद जापान बेस्ड एसएमबीसी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है एसएमबीसी, इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, एक ग्रीन लोन अग्रीमेंट इनके बीच में साइन हुआ है, किस चीज़ के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इट इज़ योर पावर ग्रिड। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? पावर ग्रिड ने इनके साथ ग्रीन लोन अग्रीमेंट साइन किया है। एंड इसकी वैल्यू आपकी कितनी है? 200 मिलियन यूएस डॉलर इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे एडिशनल ग्रीन शो ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है 150 मिलियन यूएस डॉलर का। फाइन। और जो अग्रीमेंट है ये किसने साइन किया था? अश्वनी के गुप्ता, जो फ्रॉम द पावर ग्रिड, एंड श्री राम कोमोंदर, जो एमडीएन हेड है आपके इंडिया के, हेड है इंडिया ऑफशोर बैंकिंग एसएमबीसी के। ओके, एंड मनोज कौशिक, जो आपके अगेन एसएमबी के आपके ब्रांच हेड हैं। ओके, फ्रॉम ऑफ अ गिफ्ट सिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे आपके पावर ग्रिड की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। पावर ग्रिड के करंट सीएमडी आपके हैं आरके त्यागी। इसे 1989 में स्टैब्लिश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में। फाइन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।